नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों का स्वागत है पोस्ट बजट सेशन में। आज हमारे साथ पैनल में काफी अ, विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और हम सबसे सुनेंगे कि उनकी राय क्या है बजट के बारे में, जो कल अ, वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में पेश किया। और काफी मिले जुले मेरे ख्याल से ओपिनियन आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में। मार्केट्स भी काफी वॉलेटाइल रहे। अब इंट्राडे मूवमेंट काफी रहा, हालांकि बंद हुआ है काफी लेवल पे, लेकिन इंट्राडे मूवमेंट हैव बीन प्रीटी वॉलेटाइल। एंड we'll hear from our experts what they think, and क्या क्या वित्त मंत्री ने सही स्टेप्स लिए हैं, कुछ लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, जो नहीं लेने चाहिए थे वो लिए। शायद एबीसी अगर कहें बजट का, तो मेरे मन में आंध्रा, बिहार और कैपिटल गेन्स, ये तीन बहुत बड़े एबीसी है अपने बजट के। काफी और भी है, लेकिन जो हेडलाइन आइटम ये तीन मेरे ख्याल से है। So before we go to the experts, Priya ji, I'll just quickly show a couple of slides on the जी size of the budget, because I think it's important that uh, you know we sort of give the canvas of the budget, show it um, to our uh, viewers to understand the actual size of the budget and how big it is. So if you can see the screenshot I'm sharing, the total receipts and in the entire budget are about 44-45 lakh crores. Preti, can you see the screenshot that I'm showing? No sir, we can only see icons. You can only see the icon. Yeah. So then I will not show the screen. I'll stop sharing and I'll just look at the numbers. So about 45 lakh crores was the size of the budget in FY24, going up to 52 crores next year. And a lot of the fiscal deficit was very well controlled, I think, this year at 4.7%. And I think that they've done a great job, I think, so far as the fiscal deficit is concerned. और अगले साल का लेआउट बढ़ाया है. The total expenditure and receipts are now in the region of 53-54 lakh crores. And the deficit is expected to come down further this year to 4.5%, which I think is a great, बहुत ही बढ़िया एक जो फिस्कल डिसिप्लिन कह सकते हैं कि जो जिस तरह से आरबीआई जो है और वित्त मंत्री जो है, जो मंत्रालय है, जिस तरह से काम किया है उन्होंने पोस्ट कोविड, काफी कंट्रोल रखा है एक्सपेंडिचर पे। कुछ लोग का क्रिटिसिज्म भी है कि आप जितना श्रिंक करते हैं बजट, तो उतना आपका ग्रोथ भी कम होता है, और अगर बजट बढ़ाते हो, बजट और बढ़ाते हो तो और बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस व्यूज एंड वी कैन ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग दैट। लेकिन दो तीन जो टेकअवेज ये है कि काफी अच्छा रहा परफॉर्मेंस पिछले साल का, और वित्त मंत्री ने काफी कुछ अलग अलग स्कीम्स अनाउंस किए आने वाले साल के लिए। तो उसके बारे में हम सुनते हैं प्रिया जी, अलग अलग हमारे जितने भी पैनलिस्ट है, आप यू कैन स्टार्ट दी discussion and debate on what happened yesterday and what our panelists think will be the impact of the various steps that the finance minister and what शायद कुछ कमियां रह गई, शायद कुछ करना नहीं चाहिए था वो किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्लीज गो अहेड। हम शुरू करते हैं अनुज जी के साथ। वो पिछले सेशन में नहीं थे, तो आप बताइए कि बजट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं। प्रिया जी, नमस्कार। देखिए, बजट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक हमने देखा कि जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें तो उनकी जेब में कुछ पैसा आता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर हो या टैक्सेशन को लेकर हो। इवन अगर हम बात करें प्रीशियस मेटल के साइड में, तो वहां पर कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी का कट होने के बाद कॉमन मैन जो गोल्ड नहीं खरीद पा रहे थे, जो उनकी रीच से बाहर हो रहा था, वो उनकी रीच में आता हुआ दिखाई दिया। और हमने वहां पर भी भाव में गिरावट देखी। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इसकी वजह से कॉमन मैन के हाथों में जो गोल्ड है या सिल्वर है, जो प्रीशियस मेटल है, वो आते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की साइड में, तो एसटीटी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों में ही हमने बढ़त बनते हुए देखी, जो कि थोड़ा सा एक यू कैन से कि एक मार्केट को डिसअपॉइंट करने वाली बात है। मगर यहाँ पर एक चीज ये है कि इसको काफी हद तक लोग डिस्काउंट कर चुके थे, क्योंकि काफी
कि जो LTCG है या STCG है उसको यहाँ पर सरकार बढ़ा सकती है, तो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं STT का भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में STT को जो है बढ़ा सकते हैं, तो उसकी वजह से उतना ज्यादा मार्केट को नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि अगर इक्विटी में लोग ट्रेड करने में उनको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है तो वो कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, या कमोडिटी के अंदर जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो वो इक्विटी के लिए, कमोडिटी के लिए नहीं है। हालांकि कमोडिटी में CTT है जिसका कोई डिस्कशन नहीं होता हुआ दिखाई दिया, CTT अभी वैसा ही है जैसा पहले लग रहा था, कमोडिटी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों की सेगमेंट को बूस्टअप किया गया। ऑलमोस्ट 1.52 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया एग्रीकल्चर के लिए, और उसमें भी एडिबल ऑयल और पल्सेस को लेकर काफी बड़े लेवल पर डिस्कशन किया गया। तो मुझे लगता है कि किसान के लेवल पर ये और फार्मिंग के लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बजट देखने को मिल सकता है। जी। अनुज जी, एक सवाल पूछूंगा आपसे, और बाकी कैंपेनर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो इंडेक्सेशन निकाला गया रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन से, एक मेरे ख्याल से फंडामेंटल मुद्दा जो मैं सुन रहा था काफी लोगों कल टीवी पे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जिसकी जो दलील कर रहे थे कि क्यों किया इन्होंने, तो ये लोग कह रहे थे कि एसेट क्लासेस जो है उनको बराबर लाना है, कि अगर इंडेक्सेशन करना सिर्फ रियल एस्टेट में क्यों, व्हाई नॉट इन शेयर, व्हाई नॉट इन म्यूचुअल फंड, व्हाई नॉट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, व्हाई नॉट इन अदर एसेट क्लासेस। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? बिकॉज यू नो, फॉर मी एज अ कॉमन मैन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बराबरी आप किसी लिक्विड एसेट से कैसे कर सकते हैं? अब मैं, ये तो ऑब्वियस है कि मैं आज जाके बोरीवली में फ्लैट खरीदूं और कल सोचूं नहीं मुझे बोरीवली में नहीं चाहिए, मैं उसको बेच देता हूँ, मैं अंधेरी में फ्लैट लेता हूँ, ये तो होता नहीं है ना। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ शेयर, म्यूचुअल फंड, ये तो सारा एवरी डे यू कैन बाय सेल मूव। सो दिस इंडेक्सेशन इशू perplexes me honestly. मुझे अभी तक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉमन मैन, I do not understand how after 15 years if I sell a house, you do not allow me to do an indexation and take away that from me, and the inflation that has gone into the appreciation of the property, and you tax me on that. उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, एक सोच मुझे लग रहा है कि इसके पीछे ये है, क्योंकि इक्विटी मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीबन 40 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसा लग रहा है कि जिनके पास 40 साल पहले जिसने स्टॉक परचेज किया था वो इनहेरिटेड लेवल पर अगर किसी को ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको इन्होंने इंडेक्सेशन में लेते हुए दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि अब स्टॉक मार्केट भी काफी ओल्ड होता हुआ चला है, तो जो स्टॉक्स लोगों के पास पहले पड़े हुए थे, या जो लोगों के पास गोल्ड पहले पड़ा हुआ था, तो उसको अगर कहीं इनहेरिटेड आता है तो उसको कैसे इंडेक्सेशन किया जाए। क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे तो अगर हम कोई इक्विटी को शिफ्ट करते हैं एक डीमेट से दूसरे डीमेट में, तो उसमें एक्चुअल जो प्राइस है कोटेशन नहीं आ पाता है, तो उसको इंडेक्सेशन करने के लिए यहाँ पर किया गया। बट मुझे लगता है कि इसको इक्विटी के साथ, सॉरी, प्रॉपर्टी के साथ इसको मापना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लंबे समय से नैरेटेड होता हुआ आ रहा है। वहां अगर गोल्ड को भी ऐड करते हैं ठीक है, बट इक्विटी को ऐड करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम LTC की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और तरीके के टैक्सेस यहाँ पर पे करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा मार्केट के लिए उतना संतोषजनक नहीं रहा कि इक्विटी को अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम गोल्ड या प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे हैं तो वो हो सकता है, क्योंकि वो इनहेरिटेड लेवल में बहुत लंबे समय से इनहेरिटेड होता हुआ आता है और वो काफी परतों दर परत शिफ्ट होता हुआ आता है। तो मुझे लगता है कि एड इक्विटी को नहीं उसमें रखना चाहिए। आप गोल्ड और आप प्रॉपर्टी या जो आपकी जो एक्चुअल एसेट क्लासेस हैं, जो प्रॉपर्टी या गोल्ड है, उसको रखते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट है। प्रिया जी, प्लीज गो अहेड, यू कैन गो अहेड। जी, we'll move on to Manoj ji, your views on the budget. You mentioned Arun bhai has to leave at 4:30. Do you want to get in then first? Yeah, sure. Sure. अरुण जी, आप बताइए बजट के बारे में आपके व्यूज। गुड इवनिंग प्रिया जी, गुड इवनिंग निखिल जी, और सभी को गुड इवनिंग। देखिए अगेन, बजट तो वैसे तो काफी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल मार्केट के लिए से डेफिनेटली सेंटीमेंट डैम्पलर है। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि LTCG में कैपिटल गेन बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में तो बढ़ना वैसे थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे भी थी, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था कि 2.5% के आसपास वो बढ़ा देंगे। वो एक डेफिनेटली सेंटीमेंट डैम्पनर है मार्केट के लिए भी और बड़े फंड्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगाएंगे तो अगेन
थोड़ा बहुत सेंटीमेंट खराब होगा। जो भी बड़ा पैसा लाके बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उनके लिए डेफिनेटली सेंटीमेंट डैम्पनर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेफिनेटली एक अच्छा मूव है, थोड़ा बहुत बढ़ना भी चाहिए क्योंकि स्पेकुलेशन काफी ज्यादा है। स्पेसिफिकली शेयर्स और एफ&ओ में भी एसटीटी बढ़ना, वो भी एक अच्छा आप स्टेप कह सकते हैं। तो प्रिया जी, ओवरऑल मार्केट के रिलेटेड तो डेफिनेटली कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है मार्केट में। बजट में डेफिनेटली एक सेंटीमेंट खराब करने वाले आया है, पर इकोनॉमी रिलेटेड काफी अच्छे स्टेप्स है। फार्मिंग, एग्रीकल्चर में उन्होंने काफी कुछ दिया है, जॉब क्रिएशन में काफी कुछ उन्होंने कहा है, सेकंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये सभी के ऊपर काफी कुछ फोकस है। और इंफ्रा पे भी सेम टू सेम बजट रखा है, कोई कैपेक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं है। 11 लाख करोड़ का कैपेक्स अभी भी बरकरार है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बजट मुझे काफी अच्छा ही लगा है। कैपिटल मार्केट्स के लिए एक झटका जरूर है, और ये झटका डेफिनेटली थोड़े दिन मार्केट में उसका साया जरूर नजर आएगा। मार्केट में भी करेक्शन आ सकता है, साइडवेज एक प्राइस, आप कह सकते हैं प्राइस टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। प्राइस वाइज तो मुझे नहीं लग रहा, टाइम के साथ थोड़ा मार्केट आप कह सकते हैं नीचे आ सकता है। आज भी आपने देखा बैंक्स निफ्टी में काफी प्रेशर था, पर मिड कैप्स में थोड़ी बहुत बाइंग नजर आई है। तो बजट रिलेटेड मुझे कोई ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा बहुत उन्होंने रियायत दी है, और लास्ट टाइम भी, कल भी जब हमारी बात हो रही थी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात थी, उसमें भी थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। तो सभी चीज पॉजिटिव है, मार्केट के लिए थोड़ा डैम्पनर है, और हो सकता है मार्केट में इसका थोड़ा नेगेटिव साया आने वाले एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते बना रहे। और एक चीज जरूर कहनी चाहिए, ये नया बजट आपको 7 महीने दूर है, और अभी ऑलमोस्ट जुलाई हो चुका है, तो 7 महीने बाद आपको नया बजट वैसे भी आ जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हो सकता है वापस आपको अगेन ज्यादा कुछ देखने को मिले। गोल्ड पे अनसर्टेनिटी जरूर है, उन्होंने कस्टम ड्यूटी जरूर घटाई है, पर जीएसटी में हो सकता है वो जीएसटी बढ़ाते हुए नजर आए गोल्ड सिल्वर पे, उसकी आशंका अभी नजर आ रही है। तो वो चीज पे जरूर ध्यान रखना है कि गोल्ड स्टॉक्स या फिर गोल्ड के रिलेटेड जो भी गिरावट आई है, एक अच्छी गिरावट है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है गोल्ड बाई करने के लिए। 5,000 रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन था कि गिरेगा, उसी के आसपास गिर चुका है। तो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। आने वाले दिनों में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जीएसटी बढ़नी चाहिए गोल्ड काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में गोल्ड और सिल्वर पे बढ़ सकती है, तो वो एक जरूर ध्यान रखें। तो जो गोल्ड सिल्वर बाई करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है बाई करने की। जी, जी। मूविंग ऑन टू मनोज सर। थैंक यू प्रिया जी। निखिल जी, यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव बात करेंगे। सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ था फरवरी में, जो इंटरिम बजट आया था, वहाँ पे हमने 11,11,000 करोड़ के कैपेक्स का जो है वो अनाउंसमेंट देखा था बजट में, और उसको कंटिन्यू किया गया है। उम्मीद थी कि वहाँ पे कुछ बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कम भी नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे एक और जो ये डर था कि जो गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, उनकी सीट्स जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कम हुई थी, तो ये एक उम्मीद थी कि यहाँ पे फ्री बीस को लेकर के काफी जो है अनाउंस कुछ रहा नहीं, तो ये एक मैं बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ इस बजट का। और यहाँ पे इवन जो फूड सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी जो सब्सिडी का अमाउंट है, उसमें लगभग 14,000 करोड़ की कटौती इस बजट में देखने को मिली है, तो एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, यहाँ पे जो फोकस में जो 5 जो बड़ी बातें कही गई है वित्त मंत्री जी की तरफ से, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला, तो उनको फोकस में रख के अगर हम देखें तो यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है काफी फोकस इस बजट में रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए जो है अनाउंसमेंट्स हैं। साथ ही यहाँ पे जो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात की गई है, तो डेफिनेटली ये जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम समय समय पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास होते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये डिजिटल सर्वे होंगे तो वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो है गवर्नमेंट के जो है आगे डायरेक्शंस फार्मर्स को देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो वेदर इंटेंस क्रॉप जो है वो डेवलप करने के लिए 22 न्यू क्रॉप को डेवलप करने के लिए इस बजट में फंड दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, और इंडिया में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी एग्री इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे अभी जिस तरह से वेदर के डिस्टरबेंस बनते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे अगर कॉटन की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो 2400 केजी का प्रोडक्टिविटी है कॉटन का पर एकड़ का, वो हमारे यहाँ पे 400 केजी है, तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो वो उसको एड्रेस यहाँ पे इन सब चीजों से जो है होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी
को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास रहेगा। दूसरा यहाँ पे गाँव को कनेक्ट करने के लिए ऑल वेदर रोड की बात कही गई है। तो उससे हम देखते हैं कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज है वहाँ पे बड़ा लॉस होता है, और कई बार हम बोलते हैं कि जो मिडिल मैन है उनका मार्जिन बढ़ रहा है और फार्मर्स को बराबर पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अगर हम कहें कि जो अर्बन जो पॉपुलेशन है उनको भी सस्ता खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे कुछ जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये रूरल और फार्मिंग सेक्टर को लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट है। वहीं यूथ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस की बात की गई है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जॉब जो है मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी अगर वो ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे जाते हैं तो। दूसरा यहाँ पे महिलाओं के लिए भी काफ़ी अलोकेशन जो है इसमें किया गया है बजट में। वहीं अगर कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो जो आप बात बता रहे थे कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो इन्होंने इंडेक्सेशन को निकाला है, तो बिल्कुल वो कतई जो है स्वागत योग्य कदम नहीं है, क्योंकि इमूवेबल असेट को एक मूवेबल असेट के साथ में कंपैरिजन करना वो साफ तौर से जो है बिल्कुल स्वागत योग्य कदम नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करने वाली है। दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कोड की भी जो है बातें चल रही है, और कई बार हम सुनते हैं कि वन नेशन वन टैक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अभी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% किया है 15 से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20 से 12.5 किया है, लेकिन इंडेक्सेशन को निकाल दिया है प्रॉपर्टी में, और बाकी जगह भी जो है उसमें कुछ चेंजेस है। तो कहीं न कहीं ये आने वाले बजट में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सरकार की ये मंशा हो सकती है कि यहाँ पे एक ही टैक्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अगर हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो वो यहाँ पे एक रेट जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये जो ईज ऑफ अगर हम डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उस दिशा में ये जो है कदम हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। दूसरा यहाँ पे जो है मिडिल क्लास को काफी उम्मीद थी बजट से, लेकिन जो ओल्ड रिजिम है उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल नहीं रहा है। तो अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट वो ओल्ड रिजिम को कंटिन्यू आगे शायद करती हुई नजर नहीं आए, और जो न्यू टैक्स रिजिम है वही कंटिन्यू होगा। वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपये से बढ़ाया गया, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन कोई बड़ा बेनिफिट अगर हम पिछले बजट के कंपैरिजन में जो टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुआ है, पर उससे कोई बहुत बड़ा जो है अगर बचत की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे टैक्स में नजर नहीं आ रही है। 15 लाख तक की अगर जो इनकम वाले जो लोग हैं, तो उनको लगभग यहाँ पे 1,500 रुपया प्रति माह के आसपास की बचत होगी टैक्स में। तो कोई बड़ी बचत यहाँ पे वो अगर हम देखें तो वो होती हुई नजर नहीं आ रही है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। तो वहां पे कुछ थोड़ा करने की जरूरत थी, और ओल्ड रिजिम में गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल नहीं है, तो वो एक यहाँ पे थोड़ा सा उससे ये लग रहा है कि अब वो शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ओवरऑल बैलेंस बजट है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये नजर आता है कि जो फ्री बीज का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो ड्यूटी कट की हमने चर्चा की, अनुज ने बताया कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर बड़ा ड्यूटी कट हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें आगे जीएसटी जो है उसमें इसका दायरा जो है बढ़ा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी ड्यूटी कट करने से निश्चित रूप से एक करेंसी के लिए आगे नेगेटिव जो है इंडिकेशन इससे देखने को मिल सकता है। तो शायद हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो वो करेंसी के लिए एक नकारात्मक साइन जो है हो सकता है। दूसरा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखा गया है, वो एक अच्छा कदम है, और आगे भी उसको जो है घटा करके और 4% तक लाने की बात कही जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना और कैपेक्स को बढ़ाना, तो ये एक स्वागत योग्य चीज है। तो ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस बजट हम कह सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें जिनकी उम्मीद थी वो आती हुई नजर नहीं आई, बाकी ओवरऑल बजट ठीक है। कैपिटल मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी जो है खराबी यहाँ देखने को मिलेगी। ये लॉन्ग टर्म की काफी अच्छी चीजें की है, वित्त मंत्री ने सेवा ने चर्चा करेंगे। लेकिन एक स्टैटिस्टिक तो आपको मनोज भाई की कल मैं सुन रहा था, फाइनेंस सेक्रेटरी बता रहे थे कि न्यू रेजिम की जो संख्या है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो करीबन 70% के आसपास चली है। यानी ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू रेजिम इज सॉर्ट ऑफ बिकम
the de facto choice of income tax returnees. So you can see the old regime actually fading away. उसका Probably शायद कारण इसी वजह एक से निखिल board भाई ने ये है इतना कि ध्यान अभी नहीं अगर दिया। हम मिलेनियल्स की बात करें या जेन जेड की बात करें तो उनका जो फोकस है वो सेविंग की तरफ बिल्कुल नहीं है। इवन हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट की रैली है उसको देखने के बाद हम देख रहे हैं कि जो इवन मतलब ओल्ड एज पीपल है दे आर ब्रेकिंग देयर एफडीआर एंड इन्वेस्टिंग मनी इनटू कैपिटल मार्केट। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक यूफोरिया है। लेकिन एक दूसरे अगर हम रूप में देखें तो सेविंग का कम होना कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज जो है रह सकता है, क्योंकि बहुत बैंकिंग बड़ा। सिस्टम में अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो आप जो इतनी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और ये जो बड़ी बातें हम कर रहे हैं उसके लिए शायद आपको फंड जुटाने में फिर तकलीफ आ सकती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने प्रिया जी। जी हरीश जी, योर टर्न। गुड इवनिंग निखिल जी और सबके नमस्कार। मेरे को हिसाब से बजट एकदम थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा और थोड़े पॉजिटिव्स है, थोड़े नेगेटिव्स भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा है कंपेयर करेंगे इसे नेगेटिव से। तो मेजरली अगर दिखता है जो मोटा मोटा मुझे लगता है कि ये बजट है युवा शक्ति और नारी शक्ति के लिए, उनके और छोटे उद्योगपति, छोटे उद्योगों के लिए, उनके लिए एक्चुअली ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। अगर जिस तरह के देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा चीज, बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए और उसके साथ टूरिज्म के लिए निकाला गया। और दूसरा चीज देखते हैं तो वुमेन को एंकरेज करने के लिए और वो लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कम किया। तो कहीं ना कहीं वुमेन को सेंट्रिक था थोड़ा बहुत और बहुत सारे मेन फीचर्स थे उसमें। उसके अलावा अगर देखते हैं तो स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स अबॉलिश किया गया। ये सब बेनिफिट्स है अगर युवा शक्ति की बात करते हैं उनके लिए मेजरली। और दूसरा चीज अगर मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए कोशिश किया गया है। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कंटिन्यू रखा है और हाउसिंग सेक्टर के लिए जो है आवास योजना वो उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि अगर मोटा मोटा देखा है तो और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता था उसको भी रिड्यूस किया हुआ है फॉरेनर्स के लिए। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा बहुत बूस्ट करेंगे मार्केट्स को। और दूसरा चीज अगर नेगेटिव्स में देखते हैं थोड़ा बहुत स्लाइटली है, हाँ स्टैम्प ड्यूटी एसटीटी बढ़ाया गया रेवेन्यू में और एलटीसीजी और इंडेक्सेशन भी निकाला गया। तो ये थोड़ा माइनर नेगेटिव्स है, लेकिन ये सब समझने के लिए मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब एक हफ्ते में, मुझे लग रहा है 1-2 हफ्ते में मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सेटल हो जाएगा। और ये सब चीज जो भी चीजें हैं इसका बेनिफिट्स भी क्लियर कट अभी ऐसा है कि मार्केट्स बहुत सारी चीजें तो बजट में आया हुआ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन का और चीजें हैं देखने चाहिए। तो कैसे इम्प्लीमेंट हो गए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की चीजें सब चीज, तो तब जाके प्रॉपरली क्लैरिटी मिलेगी और उसका बेनिफिट्स और अभी भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे बेनिफिट्स रहेंगे इसके और उसका नेगेटिव कॉन्स क्या रहेंगे। तो उसके साथ उस सब डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट रेगुलर फिर से कोर्स में आ जाएगा और जो नॉर्मल फंडामेंटल्स है उसको फॉलो करेगा मार्केट। एक खाली पॉइंट में highlight करना चाहता हूँ before Kamlesh ji comes in. A very interesting statistic thrown out yesterday that in the total receipts of सरकार के पास जितनी भी इनकम आ रही है बाहर से, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है एज अपोज टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस काफी बड़ा है और इट इज नाउ बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू गवर्नमेंट रिसीट्स। और मेरे ख्याल से इनकम टैक्स कंप्लायंस की नजर से देखें तो बहुत ही बढ़िया बात है कि रेट्स नीचे लाने से, इनकम टैक्स बेस बढ़ाने से, कॉर्पोरेट्स को भी इंसेंटिव देने से इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है and it has now become one of the highest contributors to the receipt. I think that was a very good point raised by the finance secretary अभी तो yesterday. वी बीट द कॉर्पोरेट टैक्सेशन, इनकम टैक्स ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी बीट जी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। So I think that's very good मनोज भाई, and I think Yes, in a way this is all a culmination। ये सारे इतने सालों से जो बेस बढ़ाने की जो बात हो रही थी और जिस तरह से सरल फॉर्म लेके आए, आसान हो गया, ऑटोमेट कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप फाइल कर सकते हैं और रिफंड भी ऑटोमेटिक आ, ये ठीक काफी है। अच्छी है। मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज जो हुआ है उसका शायद एक ऑफशूट है और ये बहुत ही एक बढ़िया, एक मेरे ख्याल से एक रूट, एक जो ग्रोथ हो रहा है इनकम टैक्स में। अभी भी इट इज वेरी लो। आई मीन इफ यू लुक एट सारे देशों को आप देखें तो हमारा इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू यूरोप बेसिस इज एबिसमली लो, बट होपफुली वी विल गेट देयर समडे।
So अगर I thought एक्चुअली share 50% पॉपुलेशन जो है उनका, जो अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इट्स बिलो 1,60,000 रुपीज पर मंथ। so we cannot expect यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम लोअर इनकम ग्रुप की बात करें तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। that's right, very true sir, right. Kamlesh bhai, please go ahead. Yeah. नमस्कार and गुड इवनिंग टू एवरीवन। निखिल भाई, एक कमेंट मुझे ये देना था कि समटाइम्स टू बी अ लास्ट स्पीकर इन द पैनल, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। पहले मैं एडवांटेज बता दूं कि जितने सारे स्पीकर है उन्होंने बजट के बारे में वही सब चीज बता दी जो जनरली आम लोग बात करते थे, तो मेरे लिए कुछ बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे नहीं बचते हैं। और डिसएडवांटेज यही होता है कि फिर सवाल यह है कि मैं आप किस विषय के ऊपर बोलूं, बाकी सारे पैनलिस्टों ने सब चीजों को कवर कर लिया है। लेकिन निखिल जी, फिर भी दो चार चीजें मुझे जो लगी कि इम्पोर्टेंट है ये बजट के लिए, और मैं जो फर्क देख रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट थर्ड टर्म का। निखिल जी देखिए, ये बजट जो बना है ना उसमें बिल्कुल क्लियर है, 3 चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। 1 इज द फार्मर, किसानों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। नंबर 2 यूथ के ऊपर, वो महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया है, और यूथ की ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, स्टाइपेंड्सों के लिए उनमें भी करीबन 2 लाख करोड़ का प्रोविजन किया हुआ है। तो ये 3 चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आज बहुत सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन देख रहा था, उसमें एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखा ना, जॉब जॉब जॉब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट के अंदर बेसिक थीम जो है वो ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ ही है। गवर्नमेंट का पूरा कंसंट्रेशन ग्रोथ के ऊपर है, वो बिल्कुल क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज कहूंगा कि ये बजट में कुछ पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट 2 पार्टनर पार्टी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और वो कल हमको देखने को मिला कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को मिला के 74,000 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है। हिंदुस्तान जैसे बड़े कंट्री में जहाँ 28-29 स्टेट्स है और 2 राज्यों के ऊपर इतनी बड़ी रकम होती है, तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के ऊपर कुछ ना कुछ इनजस्टिस होता है। ये एक चीज मैंने देखा, लेकिन ये एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, इसमें बाकी कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट ये होती। हालांकि इंटरेस्टिंग डेट्स, ये डिबेट में मैं कल देख रहा था कि ये एक एलिगेशन है कि मोदी सरकार ने बिहार को और आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दे दिया है। तब मुझे एक पैनल के ऊपर मैं देख रहा था, किसी ने डेटा दिया था कि 2004-5 के बजट के अंदर, तभी यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, उस समय के भी वित्त मंत्री ने 3% ऑफ द बजट को प्रोवाइड किया था बिहार और एपी के लिए। यहाँ ये 1.5% के आसपास है, बट ये एक चीज है, वो कंपल्सन है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहां तक टैक्सेशन की, छोटे लोगों की, आम आदमी की, मिडिल क्लास की बात की, तो मैंने कहा था कि हम लोग जब पहले भी डिबेट कर रहे थे कि मैं कोई बड़ा बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे 10 लाख तक एग्जाम कर देंगे या 12 लाख तक कर देंगे, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा था। और उसका एक तर्क मैंने ये भी बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट जब सत्ता पर आती है तो उसका पहला बजट जो होता है ना, वो हमेशा एक हार्श कह दीजिए, या तो ये कह सकते हैं कि कुछ बोल्ड स्टेप वो लोग लेते हैं। लोगों की थोड़ी नाराजगी होती भी हो, वो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उनको लोगों को अब 4 साल के बाद ही फेस करना है। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मनोज जी ने जो एक बात की ना, वो चीज मुझे भी ये कहीं ना कहीं खटक रही है। क्या हुआ है, टैक्स रिजीम में, स्पेशली ओल्ड रिजीम जो था ना, इसका एकमात्र एडवांटेज ये था, देखिए भारत के जनमानस को अगर आप देखेंगे तो भारतीय महिला हो या भारतीय बुजुर्ग हो, सबके स्वभाव में बचत की एक टेंडेंसी, हम सेविंग्स करते हैं। तो इसमें क्या है, ये बजट में ये एक ऑप्शन तो निकाल ही दिया कि लोग सेविंग्स करें। ऑन द कॉन्ट्ररी एक एक्सपेंडिचर बेस्ड थियरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, जब हम बैंकों में थे तो हम हर साल कुछ ना कुछ हमारा पैसा पीएफ में डालते थे, पीपीएफ में डालते हैं, एलआईसी के पॉलिसीज में डालते थे। वो इसका कारण यही था, बचत तो होती है और टैक्स में बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट इतना बड़ा इंसेंटिव होता था कि हम पिछले एक साइजेबल अमाउंट, जैसे पीपीएफ में मान लीजिए 1.5 लाख की लिमिट है, तो हम लोग 1.5 लाख पूरा यूज करते थे, एलआईसी का पूरा बेनिफिट लेते थे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचना चाहिए
क्योंकि ये स्मॉल सेविंग स्मॉल बचत है ना, एक बहुत कंपोनेंट, इसका एक बहुत बड़ा फिगर है जो इकोनॉमी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरी बात कि मैं एक ये देख रहा था मुद्रा लोन के ऊपर। अब मुद्रा लोन में करीबन 27 लाख करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है अभी तक, और इस बार उन्होंने 10 लाख से 20 लाख अमाउंट डबल कर दिया है। मेरी चिंता इसमें निखिल जी ये है कि जो आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मुद्रा लोन में काफी बड़ी मात्रा में डिफॉल्टर लोग आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर ये भी फिगर एक बार पब्लिश करती ना कि उसमें डिफॉल्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज है, वो भी लोगों को जानकारी मिलती, ये स्कीम को है ना कहीं फाइनेंशियली वायबल बनाने की कोशिश गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बिल्कुल ये सही कहा, क्या है बजट का एक जमाने में जो एक पहले एक इम्पोर्टेंस होता था, मुझे लगता है अब कुछ समय से बजट का उतना रेलेवेंस रहा नहीं है। क्योंकि एक तो जैसे बिल्कुल सही कहा, जीएसटी आने के बाद कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाना हो कम करना है तो जीएसटी ऑप्शन तो खड़ा हुआ ही है, और जीएसटी में कोई चीज को बढ़ा दो या कम कर दो वो चलता है। इन बिटवीन भी आप कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हो। जैसे बजट के पहले मैंने आपको परसों के डिबेट में बताया था कि 12-13 धान के एमएसपी सरकार ने बढ़ा दी थी, तो इन बिटवीन भी कुछ भी आ सकता है। बट हैविंग सेड दिस, अगर मुझे आप उसका पॉइंट्स कुछ देने को कहेंगे ना, तो मैं 10 में से करीबन 8 पॉइंट ये बजट को दूंगा। क्योंकि उसका एक पॉजिटिव साइड यही है कि बजट को उन्होंने जोड़ा है ग्रोथ के साथ। और दूसरी एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, शायद आप सबने भी की होगी, कि कंसिस्टेंटली ये 5th बजट है जहां डिफेंस सेक्टर को हाईएस्ट फंड अलोकेशन हुआ है। इस बार भी 6.2 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट हुआ है, और वो समय की मांग है, तो वो बिल्कुल जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सरकार कदम उठा रही है, वो एक पॉजिटिव साइन है, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा ये बजट पॉजिटिव है। और I think couple of rejoinders to what you said, and before I get in, Mr. Bhargav and Arun ji has to go also, so one question for him. तो मैं तो सोचता हूँ कि ये आंध्र बिहार का जो किस्सा उठाया आपने, देखिए ये कोalition पॉलिटिक्स का एक कंपल्शन है, वो तो सब जानते हैं, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से किया जाता है, आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है समझना कि किस तरह से किया गया। और मेरे ख्याल से बहुत ही चतुराई से बहुत ये सरकार की एक हॉलमार्क है। कोविड में भी हमने देखा कि खर्चा जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के कि ये क्या एक ब्लैक होल में जा रहा है, क्या कहीं सब्सिडी में जा रहा है, क्या कहीं हम बांट रहे हैं, नहीं, ये उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला कि हम इसको यहाँ ये डेवलप करेंगे, वहां रोड डेवलप करेंगे, वहां ब्रिज डेवलप करेंगे, वहां कैपिटल बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से जहां तक खर्चा जो हो रहा है वो कैपिटल फॉर्मेशन में हो रहा है, फिर वो एब्सोल्युटली आंध्रा में हो, बिहार में हो, हैदराबाद, आई मीन यू तेलंगाना में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जहां तक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये देश के लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता। नहीं अब बिल्कुल। देखिए ये जो अगर आप कहें कि 2 स्टेट को मिला और 28 को नहीं मिला, तो अगर मेरे 30 बच्चे हैं और 2 बीमार है, और 2 बीमार बच्चों के ऊपर मैं ज्यादा खर्चा करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं करूंगा ना। तो 28 बच्चे नाराज तो नहीं हो सकते, ये 2 बच्चे बीमार है उनके ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हो, वो तो हो ही नहीं सकता। अब वो ठीक है, वो 2 बच्चे मेरे सपोर्टर है इसलिए मैं उनको आज दे रहा हूँ, लेकिन द फैक्ट इज दैट दे नीड द मनी। बिहार हैज बीन बैकवर्ड, Andhra does have its problems, so it's not you cannot ignore that elephant in the room, that those 2 states have suffered in the past. And so if you're funding them, according to me as a citizen of India, I think अगर capital formation हो रहा है, no problem, आप इसको आप डोल नहीं दे रहे हो, आप किसी को लोन मिला नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो। एक सवाल जो मुझे आपको पूछना है बिफोर, or I'll ask Arun bhai, because Arun bhai has to go, and then Kamlesh bhai, I'll come to you as a banker, and Mr. Bhargava as a keen observer of the India's political landscape. ये MSME का जो एक बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, जो कहीं भी ज्यादा डिस्कस नहीं, चर्चा नहीं हो रही इसके बारे में, वित्त मंत्री ने ये कहा कि 100 करोड़ तक जो MSME को हम लोन देंगे, उसके लिए हम क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएंगे। और वो क्रेडिट गारंटी स्कीम इसीलिए बना रहे हैं, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था कि इनके पास कोलैटरल नहीं होता है। MSME जो छोटे लोग होते हैं, वो अगर 50 करोड़ चाहते हैं, 60 करोड़ चाहते हैं, 80 करोड़ चाहते हैं, तो कोलैटरल कहाँ से लाएंगे। तो जब बैंक में कोलैटरल नहीं मिलता है तो लोन नहीं देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको बैक करते हैं कि हम एक क्रेडिट गारंटी स्कीम निकालते हैं कि अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो हम उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत आपको कॉम्पेंसेट करेंगे, तो वो जो MSME को जो लोन का फ्लो है
वो अच्छा होगा और वहां से ग्रोथ शुरू होगी। तो इस मुद्दे के ऊपर मुझे कुछ टिप्पणी चाहिए। तो पहले अरुण भाई आपको पूछूंगा कि आई थिंक यू हैव अ हार्ड स्टॉप एंड यू हैव टू गो, सो आई मस्ट गेट योर कमेंट ऑन दिस। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर जो बंद हो गया जीएसटी आने के बाद, इसकी वजह से एमएसएमई को जो बढ़ोतरी हमें जो एक ग्रोथ पाथ पे लाना है, इसके इस रास्ते पे ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। आपकी राय? निखिल जी, तीन चीजें एमएसएमई में या फिर कह सकते हैं जो नए उद्योग हैं उनके लिए हुई। एक तो एंजल टैक्स हटाया उन्होंने। एंजल टैक्स का ये मतलब होता था कि अगर आपकी वैल्यूएशन के ऊपर कोई भी आपको पैसा मिलता है इन्वेस्टर से, उसके ऊपर 30% के आसपास का टैक्स यूजुअली लगाया जाता था कंपनीज के हाथ में, जिन कंपनीज का के पास पैसा आ रहा है। तो वो एक हटाना, वो एक काफी पॉजिटिव रहा है। सेकेंडली, मुद्रा लोन का इन्होंने ओवरऑल लिमिट भी बढ़ा दिया है, वो भी एक काफी पॉजिटिव रहा है नए उद्योग के लिए। सेकंड, एमएसएमई की जो बात की वो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, पर अगेन डिफॉल्ट्स कितने होंगे, कितने विदाउट कोलेटरल कितना पैसा बैंक दे पाएगी और कितना गवर्नमेंट उनको वापस क्रेडिट गारंटी दे रही है, वो एक चीज काफी देखने वाली बात होगी आने वाले 1 से 2 साल में, या एक साल में पता चल जाएगा कि कितनी कारगर ये स्कीम रहेगी। नो डाउट अच्छा स्टेप है। जो जेन्युइन जो भी एमएसएमई के उद्योग है, अगर वो जेन्युइनली इसको यूज करते हैं तो काफी पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए रहेगा। अगेन कहने वाली बात होगी कि पेपर में कितने डिफॉल्ट्स हुए हो, काफी चीज देखनी पड़ेगी। एक चीज कंप्लीटली इस बजट में निखिल जी मैं जो बोलना भूल गया था, कहीं भी आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं हुई, कहीं भी मेक इन इंडिया की बात नहीं हुई। ये बार सिर्फ बात एग्रीकल्चर और जॉब्स के ऊपर हुई है। कल हमने एक नोट भी निकाला था, सभी के साथ शेयर किया है। उसमें क्लियरली हमने ये हमारी हेडलाइन यही थी, कंप्लीट चेंज इन स्टांस। कहीं भी आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, जो भी इनके नारे रहे हैं वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। अगर आप स्पीच भी देखें तो ख्याल से या तो फार्मर देखने को मिला, या वुमेन देखने को मिला, बिहार देखने को मिला, आंध्र प्रदेश देखने को मिला। नो डाउट वो भी अच्छी चीज है, वो नेगेटिविटी नहीं है, पर कंप्लीटली स्टांस गवर्नमेंट का रहा है। और एमएसएमई को भी अगर वो सपोर्ट करते हैं निखिल जी, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर एमएसएमई बढ़ेंगे, एमएसएमई में अगर उनका उद्योग बढ़ेगा, अगर उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को ही जनरली जनरेट करेंगे। और आपका क्वेश्चन एकदम सही था, क्रेडिट लिमिट तो उन्होंने दे दी है, और बैंक्स को एक गारंटी रहेगी कि जब भी वो विदाउट कोलैटरल लोन दे रहे हैं तो एटलीस्ट somebody is backing the overall banking system। तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। पर अभी इस बात का बता देना कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा काफी डिफिकल्ट है। पर नेक्स्ट 9 से 12 महीने में क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने डिफॉल्ट हुए, कितना क्रेडिट गारंटी का बैंक्स को फायदा हुआ, वो चीज देखनी पड़ेगी। पर कंप्लीटली मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि एमएसएमई को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। सेकेंडली, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उन्होंने कंप्लीटली बात की है, तो वो एक चीज काफी पॉजिटिव रहेगी। पर कितने डिफॉल्ट्स होंगे अगेन ये कोई नहीं बता पाएगा, पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि डिफॉल्ट काफी होने चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में। और कितना कॉम्पनसेट होगा वो आने वाले 6 से 9 महीने तो इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्क होता है वो हमेशा दिखने को मिलता है, लेकिन जैसे आपने कहा आने वाले 12 महीने 18 महीने में पता चलेगा क्या होगा। अरुण भाई, whenever you feel like leaving please go ahead, but if you can stay on it will be our pleasure and honor। भार्गव साहब नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हैं आप? सर आप म्यूट पे हैं, सर म्यूट पे हैं सर, सर आप म्यूट पे हो। Okay, is it okay now? Yes, yes, we can hear your voice now. Yes. नहीं, what I was saying was ये बजट के ऊपर डिस्कशन है, I was listening to the previous speakers। जी। देखिए क्या है कि जैसे मुद्रा का, बिफोर आई मूव टू द एविएशन एस्पेक्ट, जिसके लिए आपने मेरे को ज्यादा इनवाइट किया है। देखो हमारे कन्वेंशनल जो बैंकिंग है, जो हम इंडस्ट्री को देते हैं, लोन्स देते हैं फॉर वेरियस अदर थिंग्स, चाहे वो फार्मर्स को, उसमें भी डिफॉल्ट होता है जी। तो व्हेन वी आर सिंगलिंग आउट मुद्रा इज फॉर अ टोटली डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल जी। उसका मेरे को लगना चाहिए कि सक्सेस रेट को देखना चाहिए कि इफ मुद्रा में 30% सक्सेस है, which means the employment gets generated by those kind of people. They are not job seekers, they're job givers. Yeah. So we'll have to condition ourselves to it कि हर एक गवर्नमेंट का पैसा जो जाता है वो फ्रक्टिफाई नहीं करता, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता। अब आपने एविएशन सेक्टर को देखा, चाहे वो किंगफिशर हो, चाहे वो जेट एयरवेज हो, and any other airline, many other airlines I would say, haven't they defaulted? वो पैसा भी तो गया ना, Big time, yes. So we shouldn't be over focusing on these issues.
And I am very clear because इसमें chance होता है मुद्रा के अंदर succeeding, but of course close monitoring is required. Yes. You cannot use it as a largest कि आपने खाली political gains के लिए दिया है. वो चीज में परिवर्तन आने की आवश्यकता है. अब आपके सवाल एविएशन के ऊपर में बताइए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ख्याल से टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा जिक्र हुआ था बजट में, और खास करके, बट अगेन इट वाज ऑन बिहार फोकस, एंड आई थिंक बोध गया कॉरिडोर एंड दी काशी विश्वनाथ बोध गया कॉरिडोर, तो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस था. मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज अ वेरी लार्ज सेगमेंट of tourism that happens, religious You tourism. know, let us look at it this way. जी. Mountains हैं, beaches हैं, all these kind of things are available worldwide in several countries. जी. What is the USP for India? जी. Something that we were earlier promoting, Kerala beaches, Goa beaches, and those kind of things, adventure tourism, Himalaya के ऊपर trekking हो गई and other places में हो रहा है. But जो इंडिया का USP है, is spiritual, is old kind of temples, historical, and you know, you suddenly find worldwide में ये जो चल रहा है ना, कि आजकल उस पर फोकस हो रहा है, लोग देख रहे हैं क्या है. तो ये गवर्नमेंट ने जो किया, उसके दो ऑब्जेक्टिव निकले. जब आपने क्या गया, बोध गया में हमने किया, तो आपने बिहार गवर्नमेंट को भी खुश कर दिया, बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को, और टूरिज्म प्रमोशन भी कर दिया. अब जो टेम्पल्स जहाँ पे अधिकतर जहाँ पे किया है, देखो इन द लास्ट 15 years or maybe 10 years बोलिए स्पेसिफिकली, कि दी टेम्पल्स के अंगे कंडीशंस जो है वो बदली है. दे आर नॉट इन फार फेस्ट एरिया, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है. एयरक्राफ्ट आर गोइंग फ्लाइंग अप टू द क्लोजेस्ट प्लेस दैट वन कैन फ्लाई. तो ये सब चीजें फैसिलिटेट की गई हैं. तो वंस यू हैव डन दिस, अब आप उसके ऊपर पैसा खर्चिए, ग्लोबली एडवर्टाइज करिए, एंड लेट पीपल कम. एंड बिकॉज अगर हम कहें कि हम गोवन बीचेस में आना है, तो श्रीलंकन के बीच में तो इंडियन कितने जाते हैं, मालदीव में कितना जाया करते थे, एज इन प्रेफरेंस टू लक्षद्वीप. यू नो, द फोकस इज टेकिंग प्लेस इन टूरिज्म. इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, एंड इफ यू लुक फ्रॉम द शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव, द होटल इंडस्ट्री हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल. Yes. Both East India hotels and Indian hotel के shares देखिए कैसे बढ़े हैं. So they are working and Indians are in a position to spend money. पहले जो होता था, जैसे कि हमारी शेयर मार्केट में होता था, कि जब तक FIIs पैसा नहीं लगाएंगे हमारी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी. परिवर्तन आया म्यूचुअल फंड का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आया. ठीक उसी प्रकार ऑन द टूरिज्म फ्रंट, कि जब तक फॉरेन टूरिस्ट नहीं आएंगे, हमारा टूरिज्म फ्लोरिश नहीं करेगा. अब इंडियन टूरिस्ट आर इन लार्ज नंबर्स हु गो. बिल्कुल. तो यू नो, इट्स बिकम अ सस्टेनेबल थिंग. अब खाली जो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम इंटरनेशनली टूरिस्ट प्लेसेस में देते हैं, इट्स लाइक अ कंपोजिट थिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. तो हमारे को भी अपने टूरिज्म प्लेसेस हैं. अभी हमारे को जो मोमेंटर्स लोग कैरी करते हैं, कई टूरिस्ट प्लेस से काइंड ऑफ अ थिंग, they are still not available. We have graduated to that level. But I'm sure tourism ministry जब ये सबको प्रमोट करेगी, पैसा होगा, चाहे हमारी थैली ही क्यों ना हो जो टूरिस्ट लेके जाता है विद द लिटरेचर, या मोमेंटो हो उस जगह का. अब जैसे अयोध्या में जब मंदिर बना, तो we saw that on various media the models of the Ayodhya temple were being sold. When did we see this in the past? You know, change is coming. Yeah. Let us not get impatient. और अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग. जी बिल्कुल बिल्कुल. And to with the tourism is also aviation. चाहे वो उड़ान की फ्लाइट्स हो, चाहे वो हमारी शेड्यूल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट्स हो, they are expanding their network. नए हवाई जहाज आने के बाद में you are not saying कि हमने मेट्रो, सब मेट्रोस के अंदर में ही कंसोलिडेट किया है, कंजेशन किया है फ्लाइट्स का. यू आर लुकिंग एट न्यू डेस्टिनेशंस. तो ये सब चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा. औरंगाबाद फॉर एग्जांपल, मुंबई के पास है, बट लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट, देयर आर नॉट मेनी. नहीं, और टूरिज्म connected, so we have to look at in totality.
looking at the potential of employment, और ये बहुत एक important statistic शेयर करना चाहूंगा पैनलिस्ट के साथ और दर्शकों के साथ कि अगर मैं एक होटल खोलता हूँ तो और उसमें एक नौकरी देता हूँ तो एक नौकरी नहीं होती है, क्योंकि होटल खुलने से there are 9 other jobs that I create outside the hotel. So Absolutely. the tourism industry in particular is such that if you invest money in any part of that, so even if you buy an aircraft or start an airline, it is not it's not only the staff that is serving the aircraft, the entire ecosystem that is there that generates the jobs is 10x. And one job in the prime industry leads to 9 jobs in subsidiary industries or the ecosystem industry. तो मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा जो कभी हम एनालिसिस में चूक जाते हैं कि आपने यहाँ पैसा क्यों डाला, यहाँ से क्या होगा, कितनी नौकरियां होंगी, तो ये जो एक मेरे ख्याल से जो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए वो कभी कभी एनालिसिस के तौर से मिसिंग होता है. बट एज यू राइटली सेड, change has come, things are moving forward, we have to be patient. Samborish, patience is I think the key now. देखिए अब क्या है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं बहुत ज्यादा लोग, तो we get it into public glare much often. Go back into India's history. प्रत्येक रेलवे मिनिस्टर पहली गाड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलाता था. तो when people criticize कि देखो आंध्रा और बिहार को ज्यादा पैसा मिल गया, it's quite understandable. Politically correct decision लेने पड़ते हैं to satisfy your base, and you can't say कि look, I will play the correct game in a neutral manner but risk the life of my government. हम उसको क्या बोलेंगे, बेवकूफी बोलेंगे. तो कांग्रेस पार्टी and the upper opposition, like आज पार्लियामेंट की डिबेट में थी, they are right from their perspective in criticizing because they are in the opposition. But government is doing what they think is right. Absolutely. So one has to look at from the aviation. अब मैंने आपको एक चीज बताई, क्योंकि हमारे सब एयरलाइंस जो कि पॉजिटिव अच्छे बड़ी कंसोलिडेटेड एयरलाइंस हैं, चाहे टाटा की एयरलाइन हो, इंडिगो हो, अब प्लेन्स आर बीइंग एडेड. अब देखो गवर्नमेंट ने कल क्या किया. They've realized the importance of MRO. पहले कुछ साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया क्योंकि आर एयरक्राफ्ट गोइंग अब्रॉड फॉर मेंटेनेंस. अब उन्होंने एक बहुत क्रिटिकल चीज हैंडल की. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ऑल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड. रूल ये है कि अगर आपके पास में पार्ट आपने इंपोर्ट किया और आपने 6 महीने उस पार्ट को यूज नहीं किया, तो यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन इट, व्हिच वाज एडिंग टू द कॉस्ट. तो एयरलाइन क्या करती थी कि बेसिक मिनिमम पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया करती थी जी. अब now they will always have a spare part available because the time lead जो time दिया है वो 6 महीने से 1 साल कर दिया गया है. Very practical, very So practical. when you have to re-export, there is no financial liability. Yeah. तो ये बारीकी से अगर आप देखा जाए तो I think the government is coming in tune with the requirements of an industry. तो एविएशन इंडस्ट्री में तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके अंदर में. The very positive decisions. अब उन्होंने जब स्किलिंग के ऊपर किया, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन दे से 500 टॉप एयरलाइंस के अंदर स्किलिंग है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, देन पिक अप एयरलाइंस, चाहे वो पायलट ट्रेनिंग हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हो, व्हाई शुड वी नॉट हैव दैट. एंड इफ यू रिकॉल व्हेन दी हैदराबाद में शो हुआ था जनवरी के अंदर में, एयरबस साइंड अ डील विद एयर इंडिया कि हम पायलट ट्रेनिंग के लिए अकेडमी बनाएंगे. जी बिल्कुल. So I only wish ये सब कुछ जो हो रहा है वो 10 साल पहले होता वो, बट जैसे कहते हैं better late than never. So we are getting on to the right track. होता है. Thank you, Bhargav sir. Please continue to stay with us because we'll come back to you with some final question. शेट्टी साहब, आपको बोलने का मौका नहीं दिया अब तक. आपकी राय अब तक जो आपने सुना पैनलिस्ट से और खास करके बजट के बारे में. सब सुना है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीजें, पर ये चीज साफ हुई है कि अब जो भी नई रोड बनेगी वो आंध्र प्रदेश और बिहार जरूर जाएगी. ये बात गलत है. देखिए सेठी साहब, जब अमृतसर से कलकत्ते का रोड कॉरिडोर बनेगा तो आप समझिए वो किस स्टेट से निकलता हुआ जाएगा. तो बंगाल का भी तो है ना, कि जैसे कि आपने सुना होगा कि उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के डिसाइडेड
द बजट, क्योंकि बट टूरिज्म के अंदर में उड़ीसा का एम्फेसिस दिया गया है। पर मुझे लग रहा है जितेंद्र जी आपको टूरिज्म मिनिस्टर बना देना चाहिए। क्या कुछ लगा कि क्या स्कोप दिख रहा है आपकी जो देखिए, पोटेंशियल यू दिख कैन रही है? नेवर प्लीज एवरीबडी जी साहब। और देखिए टूरिज्म भी मेन बिहार में ही दिया गया, नालंदा और गया को। क्या मैंने बताया ना, वो तो रिलीजियस हो गया। बिहार की भी असिस्टेंस हो अगर गई। चतुराई जितेंद्र जी करते हैं तो आप बहुत ही कह अच्छी रहे हैं बात है। कि नेवर प्लीज वन बॉडी, हम तो वाइफ को प्लीज नहीं कर पाते हैं, दुनिया तो बाहर की बात। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार में ही टारगेट किया गया है। लेकिन सेठी साहब, कल एफएनओ के बारे में परसों अपनी बात हुई थी एंड यू आर वेरी वरीड अबाउट द फैक्ट दैट यंग किड्स आर कमिंग इनटू एफएनओ गैम्बलिंग। आपको लगता है कि जो अब जो कॉस्ट बढ़ाया वित्त मंत्री ने, एसटीटी बढ़ा दिया, और शायद क्या इससे कंट्रोल होगा? क्या आपको लगता है? थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन मेनली इनको चाहिए कि इनके ट्रीटमेंट के लिए पहले इंतजाम करें। लिस्ट निकाले जो एफएनओ के 90% लूज करके वो कहाँ गए हैं, उनका इलाज करना है पहले। बट आई थिंक सी बट निखिल साहब, मैं उस बजट के ऊपर आपने एनटीसीजी का जिक्र किया, जी मैं एक चीज के खिलाफ हूं जो कि विच इज अनफेयर इन माय ओपिनियन, ये जो इंडेक्सेशन रिमूवल किया। जी बिल्कुल, आपके आने से पहले हमने उसके जिक्र किया था कि मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। नहीं, इफ यू रिमेम्बर, कल जब फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो शी पुट द क्वेश्चन ऑन टू मिस्टर सोमशेखर, Yes, and I he heard about replied, it. he said it will be a tax neutral thing, which isn't. It is not. And It cannot they have be. not taken into consideration कि लोग loans लेते हैं जो मकान खरीदते हैं. So it is not just the registered value that is the cost of it. There's a loan repayment interest that's chargeable. Yeah. So I'm sure Parliament में debate जरूर होगी इसके ऊपर में, and it should be rolled back. Shares के ऊपर में I do not mind government because shareholders have made a lot of money in the last 2-3 years because of the market and government policies. So No, government probably has a right to also take a piece slice of the cake जो लोग पैसा बना रहे हैं shares पे. But on real estate, I really don't agree why the indexation should go away. Yeah, and I was listening to Mr. the Finance Secretary later on one of the channels, and he was arguing in favor of कि एक पैरिटी होनी चाहिए, इंडेक्सेशन अगर जमीन में है तो वहां क्यों नहीं? आई थिंक that is very specious. You cannot have that sort of an argument because if आप आज कोई भी एक भारतीय कॉमन मैन के बारे में सोचिए कि वो घर क्यों लेता है? ले बेच करने के लिए तो नहीं, प्रॉफिट नहीं लेता है। वो एक छोटा घर लेता है, फिर परिवार बढ़ता है, फिर बड़ा घर लेता है, फिर परिवार बढ़ता है, फिर बड़ा घर लेता है, फिर शायद अमीर बनता है। तो उसके ऊपर अगर आप उसको इन्फ्लेशन के ऊपर भी टैक्स लगाओगे तो ये तो बहुत ही ज्यादती हुई ना। अगर आपने रेंट पे दिया तो एक बात अलग है कि मैंने इन्वेस्ट किया, रेंट पे दिया तो मेरा इन्फ्लेशन कवर हो गया। मैं खुद रह रहा हूँ, मैं जैसे आपने कहा ईएमआई भर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर उसके 15 साल के बाद वो 3 गुना हो गया, उसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे। मेरे को तो आई थिंक इट्स वेरी अनजस्ट थिंग फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्पेशली, एंड वेयर मिडिल क्लासेस तो दिल वी हर्ट वेरी बैडली बिकॉज उस वक्त क्या होता है, हम तो उससे गुजर चुके हैं। 10 लाख भी चला गया हमारे हाथ से, 15 लाख भी चला गया, वो जो मेरे इंटीरियर के लिए था, मेरे बेडरूम के लिए था, मेरे तो आई एम लॉस्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई थिंक इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। दैट्स माय ओपिनियन। शेट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पर क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट इज आवर बर्थ राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन है रिटर्न अवे माई मनी। I am asking for the compensation against exactly my point. inflation, which has taken away my money. और दूसरा क्या है, आपने एक बात ये तो कि वो बड़ा घर लेता है, लेकिन इंडेक्सेशन से वो छोटा घर लेगा। देखिए जी, दूसरी क्या चीज है कि if you recall, कोविड के टाइम पर जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम की थी, they announced it in advance कि ये पॉलिसी इस महीने से इस महीने तक रहेगी, so you can take advantage of that policy. I see no reason why government को ये नहीं करना चाहिए थे हम पॉलिसी बदल रहे हैं, it will be effective from a prospective date. So you can't spring a surprise on somebody जिसने 22 जुलाई को मकान बेचा, वो एक अलग पॉलिसी में आएगा, जिसने 23 को बेचा वो अलग में आएगा। तो why shouldn't as a policy गवर्नमेंट को होना चाहिए कि these kind of policies require time. जो प्रोसेस है टाइम, तो आप कहें कि प्रोस्पेक्टिव डेट, चाहे वो 1 अक्टूबर हो, 1 नवंबर हो, उसके साथ में पॉलिसी होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट इज फंडामेंटली रॉन्ग ऑन दिस एस्पेक्ट कि ये चीज इमीडिएटली लागू हो जाएगी।
Correct, Bhargav sir. And we are sort of coming towards the end of the time. So I would like each of us to answer one question and give one score. Starting with you, Anuj bhai. आप इसमें 10 में से कितने आंकड़े देंगे और ऐसी कौन सी एक या दो चीज है जो आप समझते हो कि फाइनेंस में जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया? देखिए, एक तो जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो डिफेंस सेक्टर जो था, जहां पर हमने लास्ट टाइम आत्मनिर्भरता की बात की थी, वो थोड़ा सा इस बार मिस आउट रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस पर और जोर देना चाहिए था, जिससे कि हमारी जो डिफेंस सेक्टर है वो स्ट्रांग हो। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी हम डेफिनेटली कुछ अग्रसर हुए हैं, बट और आगे और बढ़ना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो नया यूथ मार्केट में आ रहा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मैसेज गया है कि इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप स्टिल स्पेक्यूलेट करते हो या अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने सेविंग्स ना करें, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स रिजीम में जो सेविंग की बात को नहीं कहा गया, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश था यहाँ पे रिसेशन में उतनी मार नहीं हुई थी। इवन उस टाइम पे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट्स हमने देखे थे। तो सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेविंग को अगर सपोर्ट करते या कुछ इंक्रीमेंट जो आता अगर सेविंग के तौर पे, तो मुझे लगता है कि वो एक काफी अच्छा पॉइंट होता। तो यहाँ पर मैं बजट को 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि बजट में डेफिनेटली जो मोस्ट अवेटेड पार्ट था स्टैंडर्ड डिडक्शन को, जो लोग काफी हमेशा से डिमांड करते थे, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों को सपोर्ट करेगा। और दूसरा, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कुछ हमने देखा है कि जो यंग ब्लड्स जैसे 12th पास करते हैं या जिनका जैसे पैन कार्ड बन जाता है, तो वो स्टॉक मार्केट में आना चालू करते हैं बिना अवेयरनेस के। तो एटलीस्ट जो ये टैक्सेशन बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो यंग ब्लड जो बिना नॉलेज के मार्केट में आ रहा है, वो एक बार जरूर सोचेगा कि मुझे एक बार नॉलेज लेकर फिर मार्केट में आना चाहिए। थैंक यू अनुज, दैट वाज वेरी वेल समराइज्ड। मनोज भाई? हाँ बिल्कुल निखिल भाई, यहाँ पे भी मेरा भी यही रहेगा कि यहाँ पे बजट में जो है हम 7.5 नंबर देंगे। दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सेविंग को डिस्करेज करना, ये इस बजट का या इस पहले वाले बजट का भी एक जो है हम कहेंगे कि सबसे बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि अनुज ने 2008 की बात कही, हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड का। और कोविड में हम सरवाइव इसीलिए कर पाए दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छा सेविंग का बेस था। और उसी के चलते हम इतने बड़े जो है कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज से बाहर निकलते हुए नजर आए। और इकोनॉमी ने जो है हमारी डबल डिजिट तक भी ग्रोथ जो है हमने उसके बाद के समय में देखी। तो वो एक डिस्करेजमेंट ऑफ सेविंग जो है एक नेगेटिव हम कहेंगे। दूसरा, बाकी सभी जो पैनलिस्ट ने बोला है कि जो इंडेक्सेशन निकालना रियल एस्टेट के ऊपर, वो एक नेगेटिव रहेगा। क्योंकि ये भी एक तरह से जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है या जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, जो छोटे से बड़े में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो एक बड़ा धक्का रहेगा। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा, जो प्रीवियस जितनी भी जो स्कीम्स थी, स्पेशली जैसे हम स्मार्ट सिटी की बात करें या और भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स या जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उसके ऊपर इस बजट में कोई भी फोकस जो है देखने को नहीं मिला। काफी सारे पॉइंट जो है वो अरुण जी ने भी जिक्र किए थे। और एक चीज अच्छी है जो भार्गव साहब भी बता रहे थे कि टूरिज्म को लेकर के फोकस जो है वो बड़ा है, तो बिल्कुल अच्छी चीज है। और बिहार और आंध्रा का जो जिक्र हो रहा था, तो बिहार हम कहेंगे कि वो काफी बैकवर्ड स्टेट है। और अगर हमको, जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ के मोमेंटम को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो वो तभी संभव होगा जैसे हमने यूपी में देखा है कि यूपी ने काफी अच्छा किया है पिछले 5-7 सालों में। और अगर हम बिहार की बात करें तो वो भी एक बड़ा पॉपुलेशन का बेस है। और आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते हैं और अगर आप सर्विस सेक्टर को डेवलप कर देते हैं, तो भी काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। और जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको कहीं ना कहीं वो चीजें सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। तो कुछ 2-4 चीजों को छोड़ें तो बाकी ओवरऑल काफी कुछ है बजट में। तो हम 7.5 जो है नंबर इसको देंगे। मनोज भाई, हरीश जी, योर कमेंट्स? निखिल जी, मुझे लग रहा है कि बजट तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल कि बहुत सारे कवर नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी है बजट ठीक ठाक था, और मुझे लग रहा है कि 8 पॉइंट्स दे सकता हूँ मैं इसमें। और दूसरा चीज, अगर हम गौर करेंगे तो लास्ट
हमने सेशन में हमने बात किया था कि वाटर मैनेजमेंट में ये देंगे, तो इस बार बिल्कुल वही हुआ, वाटर मैनेजमेंट को फोकस किया गया इस बार। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज जो मिस आउट हो गई रेलवेज का, मुझे लग रहा है रेलवेज का बात ही बिल्कुल नहीं हो पाई बजट में मेजरली। मुझे लग रहा है, मैंने तो कुछ मेजरली कहीं पे देखा नहीं बजट रेलवेज के बारे में ज्यादातर, तो मुझे लग रहा है कि रेलवेज को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस देना था फिर से, वो एक चीज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस हो गई। I think you're right. The railway segment was a little, I think, underplayed in this budget. Normally काफी announcements होते हैं, नए स्टॉक का एक्विजिशन, नए लाइन, नए डेस्टिनेशन। इस बार थोड़ा मिसिंग था शायद। आगे चल के we might see some improvement. But Ji, for your comments, Kamlesh bhai, your marking, then I'll ask Bhargav sab to give his final comment before we ask Shetty sab to conclude. Kamlesh bhai. या निखिल जी, मैंने अपना स्कोर तो बिगिनिंग में ही दे दिया था 8 का, लेकिन मुझे एक क्लैरिफिकेशन जो आपने पॉइंट रेज किया था ना, वो आंसर देना था कि मेरे 2 बच्चे अगर ज्यादा बीमार है तो मैं 2 बच्चे पर ध्यान दूंगा। मैं मुझे उसके ऊपर एक चीज आपको बतानी है। आपको पता होगा एक टर्म यूज करते थे हम, बीमारू राज्य। बीमारू, yes. या और वो बीमारू राज्यों में जो 4 राज्य थे ना, उसमें से ये थे। नाउ बिहार की बैकवर्डनेस के पीछे का अगर आप कारण पूछेंगे ना मुझे, तो उसका एक मेन कारण ये है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एंड जिसे हम कहते हैं ना रैम्पेंट माफियागिरी। एक एग्जांपल मैं दूंगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एमएलएस को जो फंड एलोकेट होते हैं, तो बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए को ब्रिज बनाने के लिए रिवर पे 2.25 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। और जब 2 साल के बाद कैग की उसकी ऑडिट निकली, तब जाके मालूम पड़ा कि वहां वैसी कोई रिवर भी नहीं है। जहाँ रिवर ही नहीं है, वो रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने का उन्होंने फंड सैंक्शन करवा लिया, फंड एलोकेट भी हो गया। तो दैट इज द ओनली रीजन कि बिहार आज पीछे है। और दूसरा निखिल जी, मुझे ये कहना था कि मेरे 28-29 बच्चे हैं ना, उसमें से 5 बच्चे बीमार है, 2 नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये 2 बच्चों के ऊपर ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं बाकी के 3 बच्चों को तो मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, तो ये तकलीफ हो रही है। दूसरा, बजट में मेरा एक, मैंने अपने लोकल एमपी जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर भी है, तो उनको मैंने एक पत्र लिखा था और एक रिक्वेस्ट दी थी कि ये जो हम मेडिक्लेम लेते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली द सीनियर सिटीजन, कि जो लोग पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है या तो अपनी इंटरेस्ट इनकम पर डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर भी 18% जीएसटी है। तो मैंने कहा कम से कम 60+ जो रिटायर्ड लोग हैं ना, उसके ऊपर तो जीएसटी निकाल देना चाहिए। इस बजट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरा, एमएसएमई सेगमेंट के लिए है ना, एक बात ये आ रही थी कि उनके ऊपर एक कॉर्पोरेट्स के ऊपर मैंडेट था कि विद इन 45 डेज दे हैव टू मेक देयर बिल पेमेंट्स टू द एमएसएमई सेगमेंट। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे एमएसएमई ने कहा है कि भैया ये हटा दो, कि क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट्स ने बाकी अरेंजमेंट कर ली, क्योंकि वहां उनको 45 डेज में पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान एमएसएमई का हुआ है। और एक लास्ट कमेंट मेरी मुद्रा लोन के ऊपर है। देखिए निखिल जी, 1970s का डिकेड जिन्होंने देखा है ना, तो आपको पता होगा उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव के पहले लोन मेले करती रहती थी। वो लोन मेले एक प्रकार के टैक्स पेयरों के पैसों की खैरात थी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो है ना, वो सैलरीड क्लास है, क्योंकि न तो उसको टैक्स छुपाने का मौका मिलता है, न टैक्स चोरी करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात, वो एक ऐसा वर्ग है जो दोनों टैक्स पे करता है, डायरेक्ट टैक्स भी पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। आज कुछ पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने अपने आप को फार्मर बताया है और उनकी इनकम 100 करोड़ में है। वो 100 करोड़ के ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं भरेंगे, लेकिन मैं अगर 15 लाख कमा रहा हूं तो मैं 30% टैक्स दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स दूंगा। तो कहीं ना कहीं है ना, ये जो एक एलाइट क्लास है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और मुद्रा लोन जो है, मैं अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े आए नहीं है, लेकिन ये आप निश्चिंत मानिए कि जब भी उसके आंकड़े आएंगे ना, वो चौंकाने वाले होंगे, डिफॉल्ट होंगे। Absolutely. I think that's a good point that you make, but I think to temper it with what Bhargav sir mentioned, that there are certain schemes that you do. कुछ स्कीमें ऐसी होती है जहां पे आपको पता है कि there will be a certain failure rate, लेकिन उसको करने से जो समाज में जो एक फायदा होता है, जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है, जो ग्रोथ का एक मुद्दा है, you have to balance that out. And I think that discussion, of course, we can have as a separate once we get the numbers in. But Kamlesh bhai, I think very well put. You are absolutely right about बीमारू स्टेट्स। और अगर 2 स्टेट को पैसा मिला तो बाकी 3 को मिला कि नहीं। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट्स को पैसा नहीं मिला, सिर्फ उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर हम एक एनालिसिस करते हैं तो सारे, जैसे 11 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक स्टेट में तो होगा नहीं, सारे देश में होगा। तो कौन सी स्टेट में होगा, क्या होगा,
फिर वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जो लॉन्ग टर्म लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो देने वाले 50 साल के लिए, वो स्टेट्स को पूछेंगे किसको देना है, तो वो भी पैसा स्टेट्स में जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड आई थिंक वी शुड प्रोबेबली हैव अ मोर डिटेल एनालिसिस बिफोर वी अराइव एट अ कंक्लूजन कि शायद कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा पैसा मिला, किसी को कम मिला। लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दी पॉलिटिकल कंपल्शन, वो तो है एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे। भार्गव साहब, योर फाइनल कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि करना चाहिए था और नहीं हुआ? और देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया, जैसे कि सैलरीड क्लास के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी, पेंशनर्स के लिए बढ़ा दी। Now I find it from my own experience that there's a certain class which you're missing out. You were salaried class till a few years ago. Post retirement, you're in a organization you work where you don't get pension, right? So why shouldn't standard deduction be applicable to this section of people also? They have overlooked this, that there is a section which used to get salary, is no longer getting pension, but is not being given the benefit of standard deduction. That's one. देखिए, as a tradition, हम लोग, we have been very good in conceptualizing things. But where we normally go wrong is in implementation. तो मेरे खाली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने कहा कि आप 100 सेंटर्स खोलेंगे, आपने स्किलिंग के ऊपर भी बजट किया। Now let's take the example कि आप करोगे तो कैसे ट्रेन करोगे इन एसोसिएशन विद द इंडस्ट्री, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। Now you said America auto industry has been on a sunrise, is a sunrise industry. We need X amount of people with this skills available to us. Now take the example of Mudra की अहमदाबाद के अंदर में एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए। Now it's been a successful thing. Copy that model and said, let me get on to more of these institutes, whether it is the Mahindras, whether it is Reliance, whether it is Birla, या कोई भी groups हो. Say, look, you are also part of this thing. You are benefiting when you get these skilled labor available. अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, हम लोग डोमेट्री टाइम एकोमोडेशन इंडस्ट्री में बनाएंगे. Weave the entire thing into it and said, look, we are going to go forward. This is a government's contribution to the industry and how they get skilled manpower rather than spending money on them. But industry has to come back and say, look, we are benefiting to the extent of tax relief. नहीं मांगते, उनकी डिमांड जो normally हो जाती है कि हमको दे दो. But reality is, we will be moving forward if we move in unison with the industry, irrespective of fact कि कुछ पॉलिटिशियन कहेंगे अरे ये तो सरकार बिक गई है इंडस्ट्री के साथ. नहीं, वो तो ठीक है, वो तो we got to overlook that fact because ये थर्ड बजट जो आया ना मोदी के 3.0 का, the fact is first two were different range of government. अब जो ये compromise है, government is to come out of this political जो shortcoming लगा उनको जो अभी पीछे में कि चलो we will move forward without looking at the political consideration because the country needs it, and let the government start communicating the better part of it कि हमने क्या क्या किया है. And it is not only Adani and Ambani who will benefit, the entire industry will benefit, employment will benefit. इसमें खाली एक चीज थी, कल चिदम्बरम जी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि आपने हमारे मैनिफेस्टो के इस पेज से ये क्लॉज लिया, इससे ये लिया हुआ है. तो यू नो दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन कि जो चीज देश के हित में है ले लो दूसरों के से, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन जो समझता है कि सारा आई एम द कस्टोडियन ऑफ ऑल द गुड थिंकिंग एंड राशनल थिंकिंग. अगर कोई आपको अच्छे सजेशन आ रहा है इम्प्लीमेंटेड, तो मेरे को ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लगा. गवर्नमेंट को कोई चीज पसंद आई, उन्होंने फिक्र नहीं की एंड दे टुक इट फ्रॉम देयर. The fact Chidambaram has made it public, we've all come to know about it. अगर हमको नहीं पता लगता. So you know, all said and done, we are on the right path. अब आगे चलते हैं. We will always find some pitfalls, but let's hope implementation is as good and as honest as the proposals in the Nirmala Sitharaman budget. I think very pragmatic comment that you made that policies don't have a color. They cannot be orange or green or blue. Good policies are good policies. And अगर वो good policy है और अगर उसको हमें adopt करना है और कहीं भी किसी की manifesto में कोई फर्क नहीं पड़ता, policy अच्छी है
तो उसको लीजिए और उसका अमल कीजिए और उसको देश के हित के लिए सामने लाइए। शेट्टी साहब, योर फाइनल कमेंट्स एंड देन आई विल आस्क प्रिया जी टू वाइंड अप। मेरा है कि ये गवर्नमेंट बहुत लकी रही है, 1 लाख करोड़ रुपए इसको रिजर्व बैंक ने एडिशनल डिविडेंड दिया, जीएसटी में पैसा ज्यादा 2 आया। लाख 2 लाख करोड़ उसपे 2 लाख तो 1 लाख तो पहले मिला था, उसको 1 लाख एडिशनल मिला है। जी और पिछले और सब टैक्स कलेक्शन सब तरह से ऊंचे ऊंचे आए हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये अयोध्या का प्रताप है। और अभी कुछ और सही आता तो शायद पार्लियामेंट भी उधर ही बन जाती। लेकिन I think all in all, for all of you gentlemen, thank you so much. भार्गव साहब, आप बहुत दिनों के बाद आए, आप सुन के बहुत अच्छा लगा। मनोज भाई, एज यूजुअल आपके तो सटीक कमेंट्स होते ही हैं। हरीश भाई, यू आर वेरी टेक्निकल इन योर आउटलुक। अनुज जी, आप तो होते ही है बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू एवरीथिंग। कमलेश भाई brings all his maturity of working for a foreign bank for 30 years and also his political acumen, because he associates with the right people, I should say. And so thank you so much. And Sethi Saab, of course, brings his wisdom to the entire show. I would end up by just one comment saying that the budget is not a magic wand, as we said 2 days back. Budget एक जरिया है सरकार का कुछ अच्छा करने का, कुछ पॉलिसी। ये बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है, यहाँ पे खत्म नहीं होता, कुछ यहाँ से शुरू होता है। और मुझे लगता है ये जो शुरुआत हुई है, ये जो बहुत ही अच्छे मेरे ख्याल से डायरेक्शन में गया है, बहुत बहुत ही अच्छी दिशा में गया है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से गया है। कहीं भी कोई कंपल्शन नहीं दिखा, कहीं भी कोई फोर्स नहीं दिखा, कहीं भी कोई कोर्शन नहीं दिखा। हाँ, पॉलिटिकल रियलिटीज यू कैन नॉट इग्नोर। कहीं आपने पहले गलती की थी, किसानों को इग्नोर किया था, उसके ऊपर ध्यान दिया आपने, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया था, उस पर ध्यान दे रहे हो। अच्छी बात है, कॉस्ट करेक्शन करना कभी गुनाह नहीं होता है। आपने पहले गलती की थी, उसको आप सुधार रहे हो। मेरे ख्याल से ये सारे अच्छे स्टेप्स है हमारे देश के लिए, खास करके। और अगर आंध्रा और बिहार को आपने टेक केयर किया, तो इसका मतलब ये शायद है कि 5 साल तक आप इस सरकार को देख रहे हो स्टेबिलिटी के हिसाब से। और मेरे ख्याल से देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि उसका सीधा असर आर्थिक व्यवस्था पे पड़ता है। और राजनीति में स्टेबिलिटी लाना और होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इसी वजह से आई ऑलवेज थिंक दैट the compulsions of coalition politics have to be taken care of if this country has to be stable. So that those are my final comments. Priya ji, would you like to wind up with your final comments? And सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा और हमारे सभी पैनलिस्ट ने अपने व्यूज दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज, एंड आई थिंक इट वाज अ लवली सेशन। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मनोज जी, अनुज जी, हरीश जी, भार्गव सर, सेठी सर, कमलेश जी और निखिल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्ते। thank you, gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you.